और सबसे पहले बात करेंगे किसान आंदोलन की, जिसका आज 20वां दिन है। सरकार फिर से बातचीत करना चाहती है, लेकिन किसान कानून वापसी की मांग पर अड़े हुए हैं। सवाल यही कि आखिर कैसे समाधान निकलेगा। सरकार बातचीत के रास्ते बात तो कर रही है, लेकिन असली पेंच कृषि कानून को लेकर फंसा हुआ है। कानून वापस लेने की मांग पर ये किसान पिछले 20 दिन से अलग अलग बॉर्डर्स पर टिके हुए हैं। यहां पर इनका आंदोलन जारी है। कल हमने देखा था कि कैसे सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक अनशन किया गया था। भूख हड़ताल पर ये किसान बैठे हुए थे और लगातार इनकी मांग यही है कि संशोधन से काम नहीं चलेगा, तीनों कानून की वापसी होनी चाहिए। 20 अलग अलग तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। ये उन दिनों की तस्वीरें हैं जब 26 नवंबर से इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी और आज 15 दिसंबर यानी कि 20वां दिन हो चुका है किसान आंदोलन का। किसान लगातार इसी मांग पर अड़े हुए हैं कि एमएसपी पर इस कानून में बदलाव किया जाए। बीजेपी नेताओं, विधायकों और सांसदों की घेराबंदी भी हो गई। हाईवे पर चक्का जाम भी हो गया। किसानों के आने का सिलसिला भी जारी है। आंदोलन का 20वां दिन भी आ गया। अब आगे क्या? इस आंदोलन को पूर्ण रूप से शांतिपूर्ण तरीके से सब लोग इसको चलाएं, आंदोलन को। इस बीच देश के अलग अलग राज्यों के 10 किसान संगठनों ने कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर से मुलाकात की और कानून को वापस नहीं लेने की मांग की। इस मुलाकात और बात ने सरकार को नई उम्मीदें दी। रेल और वाणिज्य मंत्री ने ट्वीट किया, देश का किसान नरेंद्र मोदी जी की सरकार द्वारा बनाए गए कृषि कानूनों का महत्व समझता है। विभिन्न राज्यों से आए किसान प्रतिनिधियों ने आज इन बिलों को अपना समर्थन देते हुए कहा कि पंजाब के किसानों का आंदोलन राजनीति से प्रेरित है। किसी भी कीमत पर यह कानून वापस नहीं होने चाहिए। शायद अब आंदोलन को पंजाब के किसानों का साबित करने की कोशिश हो रही है। बहरहाल सरकार अब ये साफ साफ कहने में बिल्कुल भी नहीं हिचक रही कि किसी भी कीमत पर कानून वापस नहीं होगा। किसान डटे हैं और सरकार कानून वापस नहीं लेने पर अड़ी है। आंदोलन जारी है, तो अब आगे क्या? कैसे बनेगी बात? कैसे निकलेगा रास्ता? सरकार कह रही है कि आओ फिर बात करें। सरकार किसानों से बात करने के लिए तैयार है। बात के बाद संशोधनों के लिए भी तैयार है। अमित शाह ने मोर्चा संभाल लिया है। गृह मंत्री कृषि मंत्री के साथ माथापच्ची करके रास्ता तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं और कृषि मंत्री कह रहे हैं आओ बात करें। तमिलनाडु से, तेलंगाना से, महाराष्ट्र से, बिहार से और सभी लोगों ने पत्र देकर कृषि सुधार बिलों का समर्थन किया है और उन्होंने कहा है कि लंबे समय से इस प्रकार के बिल आए और किसान को स्वतंत्रता मिले, इसके लिए हम संघर्ष कर रहे थे। मोदी सरकार ने यह नेक काम किसानों के हित में किया है, हम इसका स्वागत करते हैं और इस बिल का पूरा समर्थन करते हैं। मसला खेती कानूनों का है, मामला किसानों और सरकार के बीच है, लेकिन विपक्षी बेगाने की शादी में दीवाना बनने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा। अब ये देखने वाली baत होगी कि कानून वापसी की मांग पर अड़े किसान क्या फिर सरकार के साथ बातचीत के टेबल पर आते हैं। आज तक ब्यूरो। सरकार के मंत्री लगातार किसानों से आंदोलन को लेकर अपील कर रहे हैं, लेकिन मामला कृषि कानून की वापसी पर अटक गया है। दोनों पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं। मेरी बात तो ऐसी है कि जो तीनों कानून जो पास किए हैं, इसका कलम वाइज A1, 2, 3 ऐसा करके पूरी चर्चा किसानों ने करनी चाहिए। हमारे कृषि मंत्री उसके लिए तैयार है। मैं एक सिंपल बात आपको पूछता हूँ कि ये किसान ने अपना माल कहाँ बेचना, मंडी में बेचना या कहाँ बेचना, ये विवाद का विषय है। मुझे एक बात बताइए कि फार्मेसी के दुकान में जाकर आप दवाई खरीदते हो, दवाई की कीमत कौन तय करता है, दुकानदार या कंपनी? आप रेस्टोरेंट में जाते हो, चाय पानी नाश्ता भोजन करते हो, कीमत कौन तय करता है? होटल वाला। आप कपड़े और खरीदने के लिए जाते हो, कपड़े की कीमत वो तय करता है। किसानों के कोई उपज के भाव किसान नहीं तय करता। क्या ये ठीक है? There is no question of taking retrograde steps against our agricultural sector either. The recent reforms have been undertaken with the best interests of India's farmers in mind. We are, however, always willing to listen to our farmer brothers
allay their misgivings, provide them with assurances we can provide. Our government is always open to discussion and dialogue. ये स्पष्ट कर देना चाहिए कि बात और चर्चाएं लगातार सिलसिलेवार न सिर्फ भारत सरकार के मंत्रियों बल्कि अधिकारियों के साथ भी महीनों तक चलती रही। जिन लोगों को ये भ्रम है कि ये कानून मात्र कुछ ही महीनों में ही सरकार लेकर आई, उनके लिए मैं स्पष्ट करना चाहती हूँ कि साल 2001 से मतलब आज से 19 साल पहले ये कवायद शुरू हो गई थी भारत सरकार में कि किस प्रकार से कृषि के क्षेत्र में रिफॉर्म की जरूरत है। किसान कानून की वापसी पर अड़ गए हैं तो वहीं सरकार कानून पर अड़ी है और इन सब के बीच सियासी दल अपनी अपनी रोटी सेक रहे हैं। सरकार बड़े खुले मन से बातचीत कर रही है। सरकार लगातार ये कह रही है कि सारे पहलुओं पर हम बातचीत करेंगे और शुरुआत में बातचीत भी हुई। कभी उन्होंने लिखकर मांगा तो सरकार ने कहा लिख कर देंगे, कभी उन्होंने कहा अमेंडमेंट चाहिए तो सरकार ने कहा अमेंडमेंट करेंगे। लेकिन ये जो सारे चर्चा करने वाले ग्रुप्स है, इनमें कुछ लोग ऐसे हैं कि जो ये चाहते नहीं है कि आंदोलन खत्म हो, उनके दिमाग में राजनीति है। वो लोग ये चाहते हैं कि लगातार आंदोलन चलता रहे। किसी भी देश को किसान और जवान किसी भी देश की नींव होते हैं, उस देश की फाउंडेशन होते हैं। कह रहे हैं कि ये आतंकवादी हैं, किसान आतंकवादी हैं। कह रहे हैं कि किसान देशद्रोही हैं, किसान टुकड़े टुकड़े गैंग हैं। कह रहे हैं कि किसान चीन और पाकिस्तान के एजेंट हैं। ये जो किसान बैठे हैं ना, इन्हीं लोगों के भाई, इन्हीं लोगों के बेटे चीन और पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर देश की सुरक्षा कर रहे हैं। जो कानून अब ये कृषि सुधार बिल कानून में परिणत हुए हैं, जब से ये नोटिफाई हुए हैं, जितने भी चुनाव हुए हैं, आप देखेंगे उन सभी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। यह चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि गांव, गरीब और किसान मोदी जी के साथ खड़ा है। राहुल गांधी जी किसानों को लेकर भ्रम फैलाने के लिए बार बार ट्वीट कर रहे हैं, झूठी बातें बता रहे हैं। राहुल जी कितना समझते हैं किसानी को? हाँ, माना उनके जीजा जी किसान हैं, मगर वो कितना समझते हैं किसान? ऐसा माना जाता है कि किसी भी आंदोलन को अगर लंबे समय तक ले जाया जाए तो उसकी वो स्पिरिट ख़त्म हो जाती है, उसकी तीव्रता ख़त्म हो जाती है। तो उसी रास्ते पर भारत सरकार चल रही है, क्योंकि उनको लगता है कि अभी हम बात करेंगे तो उनके दबाव में बात करनी पड़ेगी, और अगर लंबा खींचेंगे तो धीरे धीरे लोग थक जाएंगे और फिर हम अपने शर्तों पर उनसे बातचीत करेंगे। कैप्टन अमरिंदर के सुर क्यों बदल गए? क्यों पहले वो किसान कानून का विरोध कर रहे थे, कहा कृषि कानून का विरोध कर रहे थे, और अमित शाह जी से मिलने के बाद वही कृषि आंदोलन, वही किसान आंदोलन नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा हो गया, उन्होंने जवाब दिया नहीं। आम आदमी पार्टी खुद ही बीजेपी की बी टीम है, उनको सफाई देने या उनके बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है। आज मुद्दा है किसान, और बीजेपी ये साजिश करके उनके निर्देश पे वो बैठे हैं कि लोगों का ध्यान भटकाए। जो अभी जो दिख रहा है आम आदमी पार्टी को किसानों के आंदोलन से क्या लेना देना भाई। हमारी संवाददाता सिंघू बॉर्डर से जुड़ गई हैं अनीशा माथुर। अनीशा, हमने देखा है कि 20वां दिन आज आंदोलन का है, स्थिति जस की तस बनी हुई है। ऐसे में क्या समझा जाए, क्योंकि किसान कानून की वापसी की मांग को लेकर अड़े हुए हैं। ऐसे में क्या अगले दौर की बातचीत संभव है? देखिए नेहा, अगले दौर की बातचीत होती है या नहीं, इस बात पे भी बहुत डिपेंड करेगा कि सरकार आगे अब क्या प्रपोजल्स लेके आती है। अब तक जो सरकार ने कहा है वो तो किसानों को कतई मंजूर नहीं है, और ये हम कई दिनों से देख रहे हैं कि सरकार अपने मांग पर टिके हुए अड़े हुए हैं कि जब तक आप ये तीनों फार्म बिल वापस लीजिए और आप एमएसपी की गारंटी दीजिए। आज भी जो हम बात कर रहे हैं सुबह से किसानों से, वो यही कह रहे हैं कि जो सरकार कह रही है कि आप की वाटर टेबल में प्रॉब्लम हो रही है, डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए, अलग अलग क्रॉप्स उगाइए, उसमें भी अगर सरकार एमएसपी की गारंटी नहीं देती है
तो किसान क्यों उन क्रॉप्स को उगाएगा, किसान को कुछ पैसा कहां से मिलेगा? तो इन बातों पे अभी भी किसान अड़े हुए। आगे देखना होगा कि सरकार की तरफ से क्या अनीशा तमाम अपडेट्स आपसे लेंगे, लेकिन इस बीच कोरोना का रुख करेंगे क्योंकि इस महामारी के बीच एम्स की नर्सेज हड़ताल पर चली गई हैं। छठे वेतनमान की मांग को लेकर करीब 4 से 5 हजार नर्सेज इस वक्त बेमियादी हड़ताल पर हैं। नर्सेज की इस हड़ताल से मरीजों के इलाज पर असर पड़ रहा है। एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि नर्सेज की ज्यादातर मांगे मान ली गई है, ये वक्त हड़ताल का नहीं है। जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे संवाददाता इस तमाम जानकारी के साथ एम्स के बाहर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, क्या मांगे हैं नर्सेज की? और एम्स के डायरेक्टर तो ये कह रहे हैं कि सारी मांगे ज्यादातर मान ली गई हैं, क्या ऐसा ही है वाकई? देखिए, एम्स की इस वक्त स्थिति अलग तस्वीर दिखाई पड़ रही है। आपको दिखाना चाहेंगे कि एम्स का जो प्रशासनिक भवन है, यहाँ पर जितना भी नर्सिंग स्टाफ है, ये लोग यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और ये स्ट्राइक पर इस वक्त हैं। इसकी वजह से बहुत सारी जो इमरजेंसी सेवाएं हैं, इसके अलावा जो दूसरी सेवाएं हैं, वो बाधित हो रही हैं। इनकी लगातार ये मांग है कि छठे वेतन आयोग की जो सिफारिशें थी, उसको लेकर के ये लोग आगे बढ़ना चाहते थे और उसके लिए बाकायदे ज्ञापन भी एम्स एडमिनिस्ट्रेशन को दिया गया था, लेकिन उस पर कोई कदम नहीं उठाया गया। इनसे जानने की कोशिश करते हैं। ये बताइए कि आपकी क्या क्या मांगे थी और आप लोग अभी यहाँ स्ट्राइक पर हैं, लोगों को खासा परेशानियां हो रही हैं। जी, हम बिल्कुल नहीं चाहते कि लोगों को खासी परेशानी हो और ये हमारे प्रपोजल में था भी नहीं, लेकिन एम्स प्रशासन ने हमको इतना मजबूर कर दिया है, इस हद तक गिरने के लिए मजबूर कर दिया है कि हम लोग इतना मजबूर होकर के ये कदम हमें उठाना पड़ रहा है। छठे वेतन आयोग के लिए हम लोगों की हमारी डिमांड सालों से चल रही है। जब कोरोना का नामो निशान भी नहीं था, तब हमने इस डिमांड को किया था। सत्याग्रह हमने 2019 में किया, जहां पर हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने लिख करके दिया कि ये अनोमली आपकी रेक्टिफाइड है एंड दिस प्रोसेस शुड बी स्टार्टेड इमीडिएटली। हमारा फिक्सेशन प्रोसेस शुरू हो गया था, सारी फाइलें फिक्स हो गई थी। सम पीपल गॉट द ड्यू पे ऑल्सो, बट देन सडनली एट सिंगल कॉल ऑफ मिनिस्ट्री दे स्टॉप द प्रोसेस। सो दिस इज टोटली हैरेसमेंट, दिस इज टोटली एक्सप्लॉइटेशन। हम लोग चुप थे क्योंकि कोरोना काल था, हम लोग चुप थे क्योंकि हमें लगता था कि मानवता को हमारी जरूरत है। और हम 1 महीने पहले 13 नवंबर को हम लोगों ने इस चीज के लिए नोटिस दिया है and it's been like around 1 month and our respected directors sir have never come to talk to us. हमारे साथ कोई बातचीत नहीं की गई। हमने लेबर कमिश्नर को लेटर लिखा, उनके दबाव में आकर के इनके 2-3 जो अधिकारी हैं वो हमसे बात करने के लिए आए, उन्होंने हर समय टेबल पे हमारे सारे प्रपोजल को टर्न डाउन कर दिया। तो इनका ये कहना है कि इनके जो भी प्रपोजल थे, लगातार ये लोग एम्स प्रशासन से बातचीत कर रहे थे, लेकिन एम्स प्रशासन की तरफ से सुना नहीं गया। वहीं अगर एम्स प्रशासन की बात करें तो उनका ये कहना है कि उनकी तरफ से जो भी मांग कही गई थी, उन तमाम चीजों को लेकर के डिस्कस किया गया है और उस पर आगे व्यवस्था की जा रही। लेकिन आप देखिए यहाँ पर किस तरीके से जो प्रशासनिक भवन है, इस प्रशासनिक भवन में इतनी संख्या में जो नर्सिंग स्टाफ है, ये सारे लोग यहाँ पर इस वक्त धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो इमरजेंसी सेवाएं हैं, इसके अलावा जो कोविड वार्ड है, वहां पर भी यही नर्सिंग स्टाफ काम करता है, वहां पर भी कई समस्याएं आ रही हैं। प्रशासन की तरफ से बातचीत इनसे किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि इस पूरी समस्या को दूर किया जाए। जो इन लोगों के बीच में 23 मांगे हैं, उन मांगों को लेकर के कहा जा रहा है कि उस पर तैयार है प्रशासन बातचीत करने के लिए, लेकिन इनका ये कहना है कि प्रशासन की तरफ से सिर्फ कहा जा रहा है, किसी भी तरीके से ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। तो ऐसी स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। एम्स देश का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है और अगर यहाँ की सेवाएं बाधित होंगी तो लोगों के लिए काफी दिक्कत हो जाएंगी। स्थिति ये है कि एक तरफ प्रशासन की ओर से कहा जा रहा है कि बातचीत करने के लिए तैयार है, नर्सेज को अपनी हड़ताल खत्म कर देनी चाहिए, लेकिन नर्सेज ये लगातार कह रही हैं कि प्रशासन की ओर से ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया है। एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया क्या कुछ कह रहे हैं हड़ताल को लेकर, सुनिए। Unfortunately, in this time of the pandemic, the nurses union has gone on a strike. 2020 is also being declared by the WHO as the year of the nurse and the midwife. And this is because this year we celebrate the 200th birth anniversary of Florence Nightingale, the lady with the lamp. She also insisted that a real nurse would never abandon her patients. And I'm sure that even in COVID-19, a real nurse will really never abandon her patients or those healthcare workers who are now admitted in our hospital
and looking for care. हमारी मांगे बहुत सिंपल सी हैं, जो एक बेसिक मांगे हैं, जो हमारा अधिकार है और जिसके लिए हमें बहुत टाइम से इन्होंने वंचित रखा है। ये हमारी जो डिमांड है बहुत पहले से हैं, जैसे 6 CPC का अनोमली थी और बहुत सारी बेसिक थिंग्स है जिसके लिए हम हमेशा से डिमांड करते आए। ये हमेशा हमें धक्का मुक्की करके या कुछ भी अश्योरेंस देके इन्होंने हमें शांत किया हुआ था और एक बार अश्योर भी कर दिया था कि हमें सारी चीज़ें मिल जाएंगी। बट अभी इन्होंने सीधे तौर पे मना कर दिया है कि इनमें से हमें कुछ भी नहीं करने वाले। और ये जो इमरजेंसी में हमें करना पड़ा, ये हमारा जो नर्सिंग प्रोफेशन है इसको इतना लो कर रहे हैं कि बेसिक के थ्रू ये नए कॉन्ट्रैक्चुअल लोगों को ले रहे हैं, बजाय हमें पैसे देने के। नए लोगों को पैसा देने को तैयार है बट हमें देने को तैयार नहीं है। तो इसी वजह से हमारी डिमांड सिर्फ इतनी है कि जो भी हमारी मांगे हैं उसे बिल्कुल अर्जेंट बेसिस पे पूरी की जाए, अदरवाइज ये हमारी इंडेफिनेट स्ट्राइक कंटिन्यू रहेगी। बात अब बंगाल। मैं तो आज इसलिए सुरक्षित हूं क्योंकि मेरे पास बुलेट प्रूफ गाड़ी थी। ये गुंडा राज जो हमने देखने को मिला है, इसको नस्तो नाबूद करना है। बंगाल की सियासी बिसात में जीते जागते इंसान मोहरे बन गए हैं, लेकिन शतरंज के शह और मात वाले जितनी शराफत सियासी जंग से कोसों दूर है। यहाँ मोहरे पल भर में लाश बन जाते हैं। वर्तमान में बीजेपी के झंडे में लिपटी ये लाश पार्टी के कार्यकर्ता की है। परिवार और बीजेपी का आरोप है कि ये हत्या टीएमसी ने करवाई है। पश्चिमी बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर कहीं दिखाई नहीं देता है। गुंडे सरेआम भारतीय जनता पार्टी जैसी बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर पथराव करते हैं, पुलिस देखती रहती है। बंगाल अपनी पहचान खो रहा है टीएमसी की गुंडागिर्दी के कारण, टीएमसी की हिंसा की राजनीति के कारण। ये पूरा झूठ है। वो जो मर गया वो तालाब में डूब के मरा, इसमें तिलोमुल का कोई लेना देना नहीं है। जिस वर्तमान में ये हत्या हुई वहीं पर बीजेपी और टीएमसी की खुली भिड़ंत भी कैमरे में कैद हुई। शहर की दीवारों पर अपने अपने चुनाव चिन्ह बनाने की होड़ में दोनों तरफ के कार्यकर्ता भीड़ पड़े। बीजेपी के कमल निशान पर कई जगहों पर स्याही पुती मिली। आरोप है कि ये कारगुजारी भी टीएमसी की है, लेकिन पुलिस कुछ सुनने को तैयार नहीं। ये तस्वीरें बंगाल के लिए नई नहीं है। करीब करीब हर जिले में ऐसी भिड़ंत हो रही है और खून भी बह रहा है। शायद दोनों तरफ के कार्यकर्ताओं को इसकी आदत भी पड़ चुकी हो, लेकिन बात तब बड़ी हो गई जब हाल ही में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी बंगाल की सियासत के इस खूनी जंग से रूबरू हुए। बुलेट प्रूफ कार के चलते नड्डा तो इस हमले में बाल बाल बच गए थे, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय को टीएमसी के पत्थर झेलने पड़ गए। ये उसी हमले का नतीजा है कि विजयवर्गीय को भी अब जेड सुरक्षा दे दी गई है, जिसके तहत उनके काफिले में भी अब बुलेट प्रूफ कार शामिल हो गई है। निर्धारित कार्यक्रम होने के बाद भी पुलिस को व्यवस्था करना चाहिए, पुलिस ने बिल्कुल व्यवस्था नहीं की और मैं समझता हूं कि बंगाल अपनी पहचान खो रहा है। चुनावी हिंसा की रफ्तार बता रही है कि चुनाव आते आते हालात और भी संगीन हो सकते हैं। सत्ता और वोट की ये महाभारत बेहद भीषण है। बीजेपी और टीएमसी दोनों ये बात बहुत अच्छे से समझ रही है। फिलहाल रुकना होगा छोटे से ब्रेक के लिए। फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।